Hello students, this is the second video of Political Science, chapter number 1, What is Democracy? Why Democracy? इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपने इस चैप्टर को रीड किया हो और आपके सामने बुक मौजूद हो, तभी आप इस चैप्टर को आसानी से समझ पाएंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन के बारे में जो हेडिंग आपकी बुक में दी गई है, यानी कि हम इस हेडिंग को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें दो केसेस देखेंगे हम, एक चाइना कंट्री का और दूसरा मैक्सिको कंट्री का, और इन दोनों कंट्रीज़ की एग्ज़ाम्पल से हम ये समझेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या होते हैं और ये डेमोक्रेसी का एक इसेंशियल पार्ट क्यों हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाया गया था, क्योंकि वहाँ पर जो डिसीजन लिए जा रहे थे एक टाइम पीरियड में 99 से लेके 2002 के बीच में, यानी कि दोज डिसीजंस वर टेकन बाय अ पर्सन हु वाज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि जो फैसले, जो डिसीजन लिए जा रहे थे वो उस इंसान के ज़रिए लिए जा रहे थे जिनको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था। और जो हमने डेमोक्रेसी के पहले फीचर्स में पढ़ा था, या हमने पहले वीडियो में भी पढ़ा था कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब ये है कि उन लोगों के पास में पावर होनी चाहिए जिन्हें लोगों ने चुना है, जिन्हें लोगों ने इलेक्ट किया है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं था। जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, क्या वो लोगों के ज़रिए इलेक्टेड थे? नहीं, वो लोगों के ज़रिए इलेक्टेड नहीं थे। तो हमने इस बेसिस पर कंक्लूड किया कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। अब हम आते हैं डेमोक्रेसी की सेकंड फीचर्स पर, फ्री फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, जो आपकी बुक में हेडिंग दे रखी है। इसकी जो फीचर्स है वो ये है, ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन where those currently in power have a fair chance of losing। इस फीचर्स की बेसिस पर हम देखेंगे कि क्या चाइना, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, चाइना कंट्री, चाइना और मैक्सिको ये मैक्सिको, क्या ये दोनों कंट्री डेमोक्रेटिक हैं या नहीं। तो चाइना में इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं। और क्यों होते हैं? फॉर इलेक्टिंग नेशनल पीपल्स कांग्रेस, वहाँ की पार्लियामेंट को चुनने के लिए। जो चाइना की पार्लियामेंट है उसका
नाम है चुआंगो रेमिन डाइब्यो दाही। ये चाइनीज़ लैंग्वेज में है। इसको हम नेशनल पीपल कांग्रेस भी कह सकते हैं। जो नेशनल पीपल कांग्रेस है, चाइना की पार्लियामेंट, उसे इलेक्ट करने के लिए हर 5 साल में चाइना के अंदर इलेक्शन होते हैं। तो ये चाइना की पार्लियामेंट का नाम है। यहाँ तक हम देख रहे हैं तो हमें सारी चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं कि इलेक्शंस भी हो रहे हैं और इलेक्शंस के ज़रिए एक कंट्री के अंदर प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है। तो हमें लगता है कि चाइना जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और हमने पढ़ा भी था कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो रूलर्स होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो लोगों के ज़रिए चूज़ किए जाते हैं, लोगों के ज़रिए चुने जाते हैं। तो यहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं हर 5 साल में और उन इलेक्शंस के थ्रू पार्लियामेंट को इलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर सब कुछ ऐसा लग रहा है कि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन चाइना फिर भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, बल्कि वो एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री है। क्यों अनडेमोक्रेटिक कंट्री है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो पार्लियामेंट है, जैसे इंडियन पार्लियामेंट, तो इंडियन पार्लियामेंट में एक पार्ट होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी पार्टी से अप्रूवल लेना होगा। आप अपना इलेक्शन इंडिपेंडेंट भी लड़ सकते हैं और आप किसी अलग पार्टी से लड़कर भी इलेक्शन जीत सकते हैं। लेकिन चाइना में किसी को इस तरह से चाइना में अगर किसी को पार्लियामेंट में जाना है तो टू बी ए पार्ट of it, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party। अगर आपको नेशनल पीपल कांग्रेस जो चाइना की पार्लियामेंट है उसका पार्ट बनना है या उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना होगा। तो होता क्या है, ज़्यादातर जो लोग हैं वही चाइना की पार्टी के वही लोग नेशनल पीपल कांग्रेस में सिर्फ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग या उसके एफिलिएट्स या उससे जुड़े हुए लोग ही पार्लियामेंट में जा पाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इलेक्शंस तो हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, पर ऑप्शंस नहीं हैं। तो इसमें पार्टी तो है, पार्टी एक है, पर लोग अलग हो गए और वो चाइना की पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। तो क्या यहाँ पर अगर कोई इंसान है जिसका चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की लाइन के हिसाब से एक अलग ओपिनियन है, तो क्या वो उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगा? क्या वो अपने ओपिनियन रख पाएगा? नहीं, क्योंकि अगर उसे पार्लियामेंट में जाना है तो अपने आप को चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के हिसाब से मोल्ड करना होगा, तभी वो पार्लियामेंट में जा पाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हैं, यहाँ पर चॉइस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ वन पार्टी सिस्टम है। तो क्या ये कंट्री जो है चाइना, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगी? नहीं। अभी हम कुछ देर पहले जिस कंट्री को, चाइना कंट्री को एक डेमोक्रेटिक कह रहे थे, अब हमने पूरी स्टडी के हिसाब से देखा कि चाइना जो है वो अनडेमोक्रेटिक कंट्री हो गई। तो यहाँ पर हमने चाइना का एग्जाम्पल लिया। इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं शॉर्ट में कि जो चाइना के अंदर 5 साल में
पार्लियामेंट के लिए इलेक्शंस होते हैं। चाइना के अंदर हर 5 साल में पार्लियामेंट के लिए इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है और उसमें 3000 लोग जो हैं वो अलग अलग जगह से चुनकर आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम इंसान चाहे तो इलेक्शन लड़ सकता है। इलेक्शन वही लड़ सकता है जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का या फिर जो उसकी 8 स्मॉल पार्टीज़ हैं जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की एलाइज़ हैं उसका मेंबर हो। वो इंसान इलेक्शंस के लिए खड़ा हो सकता है। तो उसमें हमेशा जब भी गवर्नमेंट बनेगी, जब भी गवर्नमेंट बनती है वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। तो एक एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए हमने ये देख लिया कि चाइना जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। दूसरी एग्ज़ाम्पल हम मेक्सिको कंट्री की लेते हैं। तो मेक्सिको कंट्री में जो पार्टी है वो है PRI। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं PRI, यानी कि इसकी फुल फॉर्म इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ये लिखा है ऐसे PRI, लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म है लास्ट से स्टार्ट की जाएगी इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो ये पार्टी जो है मेक्सिको में इलेक्शंस कंडक्ट कराती है, लेकिन कभी ये पार्टी हारती नहीं है क्योंकि ये हमेशा जीतती ही है। अब ये हमेशा क्यों जीती है, इसकी वजह क्या है? तो ये जो पार्टी है इसको हम कह रहे हैं PRI। तो दे यूज टू विन ऑल इलेक्शंस एंड PRI यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन। ये कई सारी डर्टी ट्रिक्स जो हैं उनको यूज़ करती है जीतने के लिए। जैसे स्कूल के टीचर्स वगैरह होते हैं उनको बोलती है कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करती है कि इस पार्टी को वोट दें, यानी कि PRI को। दूसरी चीज़ कि मीडिया को भी कंट्रोल करके रखती है, यानी मीडिया जो है वो अपने अंडर में रखती है। इस तरह से वो गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करती है। अब इससे हमें क्या समझ में आया कि यानी हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो फीचर्स है अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करंटली इन पावर दीज अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। यानी कि जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए। जो पार्टी आज पूरी पावर में है, मतलब ये है कि पूरे पूरे चांसेस हों कि कल वो पार्टी हार भी सके। आने वाले टाइम में जो इलेक्शन हो रहा है उस इलेक्शन में वो हार भी सके, तभी हम ये कहेंगे कि जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे इंडिया की एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो 2014 तक इंडिया में कांग्रेस गवर्नमेंट थी। 2015 में बीजेपी आई, फिर दोबारा से इलेक्शन हुए। 2019 में अगेन बीजेपी जीती। इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले टाइम में हर इलेक्शन जो है वो बीजेपी ही जीतेगी या बीजेपी कभी हारेगी नहीं। आगे वो हार भी सकती है। तो हमारी कंट्री जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अगर कोई एक रूलिंग पार्टी है वो पावर में है तो कल उसके पूरे पूरे चांसेस हैं कि वो हार भी सकती है। तो इन दोनों कंट्री, यानी कि जो मेक्सिको कंट्री थी
तो मैक्सिको का हमने एग्ज़ाम्पल लिया, जो कि मैक्सिको कंट्री जो थी वो 1930 में आज़ाद हुआ था और वहाँ पर हर 6 साल में इलेक्शंस जो थे वो चूज़ होते थे और वहाँ प्रेसिडेंट को चूज़ करने के लिए इलेक्शन होते थे। वहाँ सभी को मिलिट्री या कोई डिक्टेटर रूल नहीं हुआ करता था। वहाँ पर कभी कोई मिलिट्री या डिक्टेटर रूल नहीं था। 2000 तक वहाँ पर इलेक्शंस एक ही पार्टी जीती थी, जिसका नाम था PRI। इसको मैंने अभी बताया था, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। तो PRI की अपोजिशन में और भी पार्टीज़ खड़ी होती थी, लेकिन वो कभी जीती नहीं थी। ये भी मैंने डिफ़ाइन किया है कि PRI इलेक्शन जीतने के लिए बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स अपनाती थी। जैसे कि गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स थे, कि उनके जो एम्प्लॉय होते थे, उन सबको पार्टी की मीटिंग अटेंड करनी पड़ती थी। गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि PRI को वोट देने के लिए कहते थे। मीडिया ज़्यादातर PRI को न्यूज़ में दिखाती थी और जो अपोजिशन और जो अपोजिशन पार्टी को वो इग्नोर करता था मीडिया, या फिर सिर्फ उनको क्रिटिसाइज़ करता था। लास्ट मिनट पर पोलिंग बूथ जो होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए जाते थे, जिससे की वजह से लोगों को वोट देने में काफ़ी परेशानी होती थी। इसके अलावा PRI अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए काफ़ी पैसा उनकी कैंपेनिंग में खर्च करती थी। तो हमने ये देखा चाइना और मैक्सिको में लोग रूलर्स को खुद चुनते हैं। आई डोंट थिंक सो। चाइना में इलेक्शन तो होता है, पर लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है। उनके पास रूलिंग पार्टी का ही कोई कैंडिडेट चूज़ करना पड़ता है उनको। मैक्सिको में लगता है कि लोगों के पास चॉइस है, बट रियलिटी में नहीं है, क्योंकि कोई तरीका नहीं है कि जो रूलिंग पार्टी कर रही है वो किसी दूसरी पार्टी को डिफीट करे और फ्री फेयर इलेक्शन हो। मतलब इलेक्शन करना काफ़ी नहीं है। इलेक्शन में आपके पास एक रियल चॉइस होना ज़रूरी है कि आप डिसाइड करें कि आपकी जो वोट दे रहे हैं उस वोट से ये पॉसिबल हो कि अभी रूल कर रहे लोग उनकी जगह कोई दूसरी पार्टी भी आ सकती है। तभी हम इसको कहेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंपटीशन। नेक्स्ट हेडिंग, वन पर्सन वन वोट or one value will be discussed in the next video. Thanks.